Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 8, that is operating system support. In this lecture, we'll see introduction of operating system and how operating system schedules the different processes for execution. So let's start from introduction of the operating system. If we just define the term operating system, then the operating system is a program that manages the computer resources, provides services for programmers, and schedules the execution of other programs. The main objective and functions of operating system is to provide convenience to the user कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज को efficiently और easily यूज कर सके। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को लेयर्ड आर्किटेक्चर की सूरत में देखें तो बेसिकली कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर मशीन जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए, इस हार्डवेयर को यूज करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, जो कि एप्लीकेशन यूजर की एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हार्डवेयर के दरमियान एक लेयर, एक मीडिएटर के तौर पर काम करता है, एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम न सिर्फ हार्डवेयर को यूजफुल बनाता है बल्कि कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को यूजर के लिए अवेलेबल बनाता है, उसकी एप्लीकेशन में काबिल इस्तेमाल बनाता है, बल्कि साथ ही साथ कुछ यूटिलिटीज भी प्रोवाइड करता है जो कि एक्चुअली इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। यूटिलिटीज में एग्जांपल्स अगर हम देखें तो डिस्क फ्रेगमेंटर्स है, सिस्टम प्रोफाइलर है, नेटवर्क मैनेजर है, एप्लीकेशन लॉन्चर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क रिपेयर एंड डिस्क क्लीनर्स वगैरह, ये सारे जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं। अच्छा, अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर को एक प्रोग्राम की क्रिएशन में, यानी प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट में बहुत उसकी हेल्प करता है। ये एडिटर्स और डिबगर्स के जरिए प्रोग्रामर्स को फैसिलिटेट करता है और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इसमें परफॉर्म होने वाले डिफरेंट स्टेप्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान आपको पता है कि प्रोग्राम और डेटा ने फर्स्टली मेन मेमोरी में रिजाइड करना होता है, मेन मेमोरी में लोड होना होता है और जहाँ से फिर वन बाय वन इन इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसर के जरिए एग्जीक्यूशन होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट करता है, एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस और डेटा को मेन मेमोरी में लोड करता है और किस तरह से डिफरेंट रिसोर्सेज यानी प्रोसेसर्स और डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और फाइल्स को इसके लिए अवेलेबल बनाता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट जो स्टेप है, जो सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है एक्सेस टू आईओ डिवाइसेस। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान डिफरेंट आईओ डिवाइसेस की जरूरत पेश आ सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। अब ये आईओ डिवाइसेस के हर आईओ डिवाइस का अपना एक मैकेनिज्म होता है, अपना तरीकेकार होता है, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके और कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो कि उसके ऑपरेशन में के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कौन सा आईओ डिवाइस किस तरह से उससे काम लिया जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूजर को सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे वो रीड राइट परफॉर्म कर रहा है, जैसे मेन मेमोरी से डेटा रीड कर सकता है या राइट कर सकता है, इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी डेटा रीड या राइट कर सकता है। इस हद तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटेट कर रहा था यूजर को या यूजर एप्लीकेशंस में। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कंट्रोल्ड एक्सेस टू फाइल्स है। अब एग्जीक्यूशन के दौरान यूजर एप्लीकेशन को डिफरेंट फाइल्स की जरूरत पेश आ सकती है। तो फाइल जहाँ पर एक स्टोरेज मीडियम पर स्टोर्ड होती हैं, इसके ना सिर्फ स्टोरेज मीडियम को एक्सेस करना होता है, उस डिवाइस को एक्सेस करना होता है, बल्कि साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि वो फाइल किस फॉर्मेट में है, उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटेट करता है यूजर को कि जितनी भी फाइल्स यूज होंगी उनके फॉर्मेट के मुताबिक उनको एक्सेसिबल बनाता है यूजर के लिए। नेक्स्ट जो सर्विस है वो सिस्टम एक्सेस है।
मल्टीपल यूजर एनवायरनमेंट के केस में किस रिसोर्स की किस यूजर को किस हद तक जो है वो उसको एक्सेस देनी है, उसको अनऑथराइज एक्सेस से बचाना है, उनके दरमियान शेयर करवाना है, या उनके दरमियान आने वाले डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह रिजोल्व करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। एरर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के केस में चूंकि कंप्यूटर सिस्टम में होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस के अगेंस्ट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनल, एक्सटर्नल डिफरेंट एरर्स आ सकते हैं, तो उन एरर्स की रिपोर्टिंग, उनका रिस्पॉन्स जनरेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द लास्ट सर्विस इज अकाउंटिंग। सिस्टम में होने वाले डिफरेंट ऑपरेशन के पेश नज़र जो स्टैटिस्टिक्स या स्टैट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको उनको हाईलाइट करना और इस इंफॉर्मेशन को सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए, फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसी जैसे कि रिस्पॉन्स टाइम है कि अब इस वक्त सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के दौरान हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, यानी इस इंफॉर्मेशन को परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। और मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट के केस में इस इन स्टैट्स को बिलिंग ऑपरेशन के लिए, बिलिंग मेथड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर का काम भी करता है। वो कैसे? मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट जो होता है, जिसको हम न्यूक्लियस या उसका कर्नल कहते हैं, जिसमें फ्रिक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के वो मौजूद होते हैं। तो ये ऑल टाइम मेन मेमोरी के अंदर लोड रहता है। मेन मेमोरी का जो बाकी पार्ट है उसके अंदर यूजर प्रोग्राम्स और उसका डेटा जो है वो मौजूद रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर यूनिट के साथ मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी मेमोरी के रिसोर्स को ऑर्गेनाइज रखता है, उसको मैनेज करता है। इसके साथ ही साथ यूजर प्रोग्राम्स को प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है एग्जीक्यूशन के लिए। तो एक या इससे ज़्यादा प्रोसेसर्स की सूरत में ये रिसोर्स मैनेजर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि किस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेसर कितना टाइम देगा, ये डिसाइड करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस को अवेलेबल बनाना, उनको डिफरेंट प्रोसेसर्स के दरमियान आईओ डिवाइसेस को शेयर करवाना या उनका को इंडिविजुअली उनका होल्ड देना, ये भी रिसोर्स मैनेजर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay, 4 types of operating systems are available. इनिशियली जो कंप्यूटर्स आते थे उनके अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता था। ये बैच का मकसद मतलब ये होता है कि डिफरेंट यूजर्स के प्रोग्राम्स को एक कंप्यूटर प्रोग्रामर एक कंप्यूटर ऑपरेटर डिफरेंट यूजर्स के प्रोग्राम्स को इनपुट देता था कंप्यूटर सिस्टम को, और कंप्यूटर सिस्टम बैच वाइज इन तमाम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम बाय प्रोग्राम उनके आउटपुट प्रिंट करना शुरू कर देता था। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आया और जो प्रोग्राम की नेचर चेंज हो गई और इसके बिना पर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी। तो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसमें यूज़र की इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है कि यूज़र को इनपुट देता है और उसके अगेंस्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देता है या उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स काम करना शुरू करते हैं। थर्ड जो टाइप है वो सिंगल प्रोग्राम या यूनिक प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं। इनिशियल कंप्यूटर्स, अर्लियर कंप्यूटर्स के अंदर मेन मेमोरी के अंदर सिर्फ एक ही यूज़र प्रोग्राम को लोड किया जा सकता था और सीपीयू सिर्फ उसी को ही एग्जीक्यूट कर रहा था। सीपीयू उसी को टाइम दे रहा होता था, उसी की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता था, या और इन केस ऑफ आईओ वेट कर रहा होता था कि कब आईओ कंप्लीट हो और सीपीयू दोबारा से इसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू हो। और फिर मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया जिसमें मेन मेमोरी के अंदर एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को, मल्टीपल टास्क को, जॉब्स को या मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड किया जा सकता था। और सीपीयू
एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ स्विच करता चला जाता था। इस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एज यू कैन सी इन पार्ट 1 यूनिट प्रोग्रामिंग। इन दिस केस वी हैव ओनली वन प्रोग्राम ए, और सीपीयू या तो रनिंग स्टेट में होता था या फिर वेटिंग स्टेट में। रन स्टेट का मतलब यह है कि इस वक्त प्रोसेसर इस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है और यह सीपीयू टाइम दे रहा है, और दूसरे केस में सीपीयू वेट कर रहा है कि वो कब आईओ से बाहर आए और फिर से उसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें। तो रनिंग स्टेट में सीपीयू बिजी होता है और वेटिंग स्टेट में सीपीयू आइडल होता है, वो कोई काम नहीं कर रहा था। जब नहीं कर रहा था तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम ए आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रहा है और उसको सीपीयू की भी जरूरत नहीं है। तो सीपीयू उस सूरत में आइडल रहता था, वो उसका टाइम वेस्ट होता था, यानी वो वेटिंग स्टेट में रहता था। लेकिन फिर मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है और इसमें हम देख रहे हैं कि सीपीयू के पास एक वक्त में दो ही प्रोसेसेस हैं, दो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम ए एंड प्रोग्राम बी। अब प्रोग्राम ए इटसेल्फ की सेम स्टेट है, रन है, वेट है, रन अवेट है, लेकिन कलेक्टिवली जब हम कंबाइन करके इसको देखते हैं कि तो सीपीयू जो है वो पहले प्रोग्राम ए को टाइम देता है, और जब प्रोग्राम ए आईओ परफॉर्म के लिए चला जाता है, उसको मजीद सीपीयू की जरूरत उस वक्त नहीं होती है, तो सीपीयू बगैर टाइम वेस्ट किए स्विच कर जाता है प्रोग्राम बी पर, और प्रोग्राम बी को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी बी को रन करता है। और जब बी को भी मजीद सीपीयू की जरूरत नहीं रहती है, प्रोसेसर की जरूरत नहीं रहता है, और या उसको आईओ की जरूरत पेश आती है, तो सीपीयू के पास अब कोई ऐसा काम नहीं है कि वो जिसको वो कर सके, इसलिए सीपीयू उस वक्त वेटिंग स्टेट में रहता है। लेकिन जैसे ही आईओ सॉरी प्रोग्राम ए का आईओ कंप्लीट हो जाता है, तो अगेन सीपीयू प्रोग्राम ए को रन करता है, और जब वो आईओ के लिए चले जाता है तो फिर प्रोग्राम बी को रन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह हमने कंपैरेटिवली देखा कि सीपीयू का जो आइडल टाइम है या वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे हम नए प्रोग्राम्स को सेम टाइम पर मेन मेमोरी में रखते हैं। लाइक एक और हमारे पास प्रोग्राम सी है, तो इसमें हम यहाँ पे चेंज देख रहे हैं कि सीपीयू जो है वो पहले प्रोग्राम ए को टाइम देगा, फिर बी को देगा, फिर सी को देगा, और सीपीयू सिर्फ सूरत में वेटिंग स्टेट में होगा जब उसके पास ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स बिजी होंगे या उनको सीपीयू की जरूरत नहीं होगी, आईओ परफॉर्म कर रहे होंगे, उस दौरान सिर्फ सीपीयू वेटिंग स्टेट में रहेगा। और आप ये समझ सकते हैं कि अगर दो और भी प्रोसेसेस इसमें शामिल कर दिए जाए, प्रोग्राम दो और प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में अगर लोड करने की कैपेसिटी हो, तो सीपीयू को मजीद जो है वो वेट से बचाया जा सकता है, या सीपीयू को ऑल टाइम जो है वो बिजी रखा जा सकता है, उसकी थ्रूपुट को इंक्रीज किया जा सकता है, या सीपीयू को की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये जी मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके बाद मल्टी ये टाइम शेयरिंग के शेयरिंग सिस्टम्स हैं। इन टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट टर्मिनल्स को यूज करते हुए मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियस एक ही टाइम में जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन तमाम यूजर प्रोग्राम्स के दरमियान को थोड़ा थोड़ा टाइम देता है, जिसको शॉर्ट बस की सूरत में या क्वांटम कंप्यूटेशन की सूरत में का नाम देते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में टाइम के स्लाइसेस होते हैं, और कुछ देर के लिए सीपीयू यूजर 1 के प्रोग्राम को, और कुछ देर बाद यूजर 2 के, और फिर यूजर 3, और फिर यूजर 4, इस तरह ही चलता रहता है। कुछ कुछ टाइम के लिए जो है वो डिफरेंट यूजर प्रोग्राम्स में इंटरलीव करता है या स्विच करता है। तो ये है जी टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आज के, जिसमें स्केजुलिंग है। और स्केजुलिंग एक बेसिकली एक ऐसा टास्क है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये चूज करता है कि किस प्रोसेस के साथ क्या किया जाए। तो उसमें एक बेसिकली स्केजुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम का नाम है, और इनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, मीडियम टर्म स्केजुलर है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर, आईओ स्केजुलर है। बारी बारी हम देखते हैं कि ये स्केजुलर किस तरह काम करते हैं। लॉन्ग टर्म स्केजुलर जब यूजर की रिक्वेस्ट के मुताबिक प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है और इसको शॉर्ट टर्म स्केजुलर के लिए अवेलेबल बनाता है।
अब जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है यूज़र की जानिब से, यूज़र ने जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर सेलेक्ट करता है जब उस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर अपनी क्यू में से उस यूज़र रिक्वेस्ट को या प्रोग्राम को सेलेक्ट करता है और वहाँ से वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूल के क्यू में सेंड कर देता है। तो इस तरह लॉन्ग टर्म स्केड्यूल जो है वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि मेन मेमोरी में अब इस वक्त कितने रेडी मोड में प्रोसेसेस हैं जिनको सीपीयू के टाइम की जरूरत है। यानी लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर के पास एक क्यू होती है, क्यू या डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो ये रिकॉर्ड रखता है कि यूजर की तरफ से कितनी प्रोग्राम्स की रिक्वेस्ट आ चुकी हुई है और इस वक्त किस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता। तो जिसको एक्सेप्ट करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है और शॉर्ट टर्म स्केड्यूल के लिए अवेलेबल बनाया जाता है। अब यहाँ से निकलने के बाद या तो वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूल के पास जाता है या फिर वो अगेन मीडियम टर्म स्केड्यूल के पास चला जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर इतनी देरी के साथ नहीं काम करता है क्योंकि हम बहुत फुल फोर्स जो है वो नई नई प्रोग्राम्स अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते हैं या एप्लीकेशंस को ऑन नहीं कर रहे होते हैं या उनको रन नहीं कर रहे होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट कंपैरेटली इनफ्रीक्वेंटली, यानी वक्फे से हम डिफरेंट रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं किसी एप्लीकेशन को ऑन करने की या एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने की। नेक्स्ट है मीडियम टर्म स्केड्यूलर है। ये एक ऐसा स्केड्यूलर है जो कि स्वैपिंग फंक्शन का एक पार्ट है और ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग को किसी तरह से मैनेज करता है। लेकिन ऐसे सिस्टम जिनके अंदर और जिन सिस्टम्स के अंदर वर्चुअल मेमोरी यूज नहीं हो रही होती वहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट और भी एक बड़ा मसला बन जाती है और मीडियम टर्म स्केड्यूलर इस केस में काम करता है। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आइंदा लेक्चर में हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मीडियम टर्म स्केड्यूल को थोड़ी सी डिटेल के साथ देखेंगे। अभी हमारे पास एक शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है। इस स्केड्यूल को डिस्पैचर भी कहा जाता है और ये मेन मेमोरी के अंदर मौजूद है जितने भी रेडी मोड में प्रोसेसेस होते हैं उनमें से सिलेक्ट करता है कि किसको सीपीयू का टाइम दिलवाया जाए। तो बेसिकली ये अपनी क्यू में से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है और सीपीयू से प्रोसेसर से जो है वो प्रोसेसर की टाइम स्लॉट को सेट करता है इनके लिए। और कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है या डिस्पैचर जो है वो फ्रिक्वेंटली काम कर रहा होता है क्योंकि जितनी भी जॉब्स होती हैं या जितने भी प्रोसेसेस होते हैं एक्टिव मोड में मेन मेमोरी के अंदर जो मौजूद होते हैं उनके दरमियान फ्रिक्वेंटली जो है वो स्केड्यूलिंग की जरूरत पेश आती है और नॉर्मली राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज किया जाता है जिसमें अगर सपोज मेन मेमोरी के अंदर 4 प्रोग्राम्स हैं, 4 प्रोसेसेस हैं, तो सीपीयू जो है वो स्विच करते चला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए स्विच करता चला जाता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ और उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ओके अब यहाँ पर सीपीयू की प्रोसेस की स्टेट्स मैटर करती है। एक प्रोसेस जब भी अपनी लाइफ टाइम में डिफरेंट स्टेट्स में डिसाइड करता है और वो स्टेट्स से कुछ न्यू है, जैसे यूजर की रिक्वेस्ट आती है तो प्रोसेस जो है वो न्यू स्टेट में होता है और जब वो उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं तो सीपीयू प्रोसेस को एडमिट करके रेडी क्यू में यानी मेन मेमोरी में शामिल कर दिया जाता है और वो रेडी क्यू में चला जाता है, डिस्पैचर के लिए अवेलेबल होता है या शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के पास जब वो मौजूद होता है उसकी क्यू में मौजूद होता है तो उसको उस वक्त वो रेडी स्टेट में होता है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर या डिस्पैचर जब इसको डिस्पैच करता है सीपीयू का टाइम स्लॉट जो है वो असाइन करता है तो सीपीयू इसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है या सीपीयू इस प्रोसेस को रन करना शुरू हो जाता है
करना शुरू कर देता है और इस तरह प्रोसेस एक थर्ड स्टेट में चले जाता है जिसको रनिंग स्टेट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त प्रोसेसर इस प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसका टाइम आउट हो जाए तो वो दोबारा से रेडी स्टेट में चला जाता है, यानी फिर से वेट करना शुरू कर देता है सीपीयू के लिए। और ये सिलसिला जो है वो बैक एंड फोर्थ चल रहता है रेडी से रनिंग और रनिंग से रेडी में। लेकिन ऐसा भी होता है कि प्रोसेसर को किसी इवेंट की जरूरत हो, यानी आईओ के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत हो, आईओ परफॉर्म हो रहा हो जिसके दरमियान सीपीयू को प्रोसेस को सीपीयू की जरूरत ना हो, तो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में चले जाता है या वेटिंग स्टेट में चला जाता है और वेट करता रहता है उस वक्त तक जब तक के लिए वो इवेंट कंप्लीट ना हो जाए, इवेंट अकर ना कर जाए। जैसे ही वो इवेंट अकर करता है, यानी लेट्स सपोज आईओ परफॉर्म होनी है, तो आईओ परफॉर्म अगर आई ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्रोसेस दोबारा से रेडी स्टेट में चले जाता है और सीपीयू के लिए सीपीयू की उसको टाइम की जरूरत होती है और यहाँ पर वेट करता है। अच्छा, लेकिन जैसे ही इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए या कोई एरर शेयर आ जाए तो उस केस में जैसे ही लेकिन ऐसा भी होता है कि रनिंग स्टेट में जाने के बाद हो सकता है इंस्ट्रक्शन उसकी सारी कंप्लीट हो चुकी हो, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर चुका हो, तो उस सूरत में प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, एग्जिट स्टेट में चला जाता है और सिस्टम उसको रिलीज कर देता है। जी, प्रोसेस तो ये डिटेल हम यहाँ पे देख चुके हुए हैं। इसके बाद प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हर प्रोसेस के साथ बाइंड होता है, यानी प्रोसेस की स्टेट को शो करने के लिए तमाम इंफॉर्मेशन को उसके पीसीबी में रखा जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखा जाता है। अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस की आइडेंटिफायर यानी उसका आईडी होता है, उसकी इस वक्त प्रोसेस की स्टेट में है, उस स्टेट को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रायोरिटी क्या है उस प्रोसेस की। और अच्छा, अगर प्रोसेस देखा जाए तो प्रोसेस कहते कैसे हैं, कोई भी प्रोग्राम जो मेन मेमोरी में एक बार एंटर हो जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है, यानी वो एक्टिव मोड में होता है, उसको सीपीयू की इस वक्त जरूरत होती है। अब पीसीबी में जो बाकी इंफॉर्मेशन की स्टोर की जाती है, लाइक प्रोग्राम काउंटर है, प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो आपको पता है कि सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर के नाम से, जो कि प्रोसेस की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस जनरेट करता है। तो इस वक्त प्रोसेस की स्टेट में है और कितनी इंस्ट्रक्शन उसकी एग्जीक्यूट हो चुकी हुई हैं या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कौन सा नंबर है वो प्रोग्राम काउंटर एंट्री में मौजूद होता है। इसके अलावा मेन मेमोरी के ये प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर कहाँ से शुरू होता है, मेन मेमोरी के किस उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, उसका लास्ट एड्रेस क्या है, इसको मेमोरी पॉइंटर्स की सूरत में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डेटा है। पीसीबी में कॉन्टेक्स्ट डेटा को स्टोर किया जाता है, मतलब ये कि जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा था या करना हो तो उस दौरान सीपीयू के अंदर जो डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं उनकी क्या स्टेट है, उनके अंदर क्या डेटा इस वक्त मौजूद है। सपोज उसकी 2 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, उन 2 स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद इस वक्त सीपीयू की क्या स्टेट है, किस रजिस्टर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट डेटा कहलाता है। और उसके बाद आईओ स्टेटस है, आईओ इंफॉर्मेशन का स्टेटस है। आप लोगों को याद होगा कि सीपीयू के अंदर 2 रजिस्टर होते हैं जिनको इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स कहा जाता है, जिसके अंदर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस वक्त किस इनपुट डिवाइस से डेटा जो है वो इनपुट इनपुट रजिस्टर में आ चुका हुआ है, या कौन सा डेटा इस वक्त सीपीयू ने रेडी मोड में रखा हुआ है जो कि आईओ डिवाइस की तरफ जाना है। ये उन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अगेंस्ट जो रजिस्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को नोट करता है। लास्टली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, लाइक सीपीयू कितना टाइम दे चुका है इस प्रोसेस को और कितना बाकी है, ये इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रखा जाता है। तो हर प्रोसेस के का एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है जिसको पीसीबी कहा जाता है या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहा जाता है। जब भी एक
प्रोसेसर एक प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट आती है यूजर की जानिब से, तो उसके अगेंस्ट एक एम्प्टी पीसीबी जनरेट क्रिएट किया जाता है जब and places the associated process in the new state, और इस तरह जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस है वो न्यू स्टेट में दाखिल कर दिया जाता है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही सीपीयू इसकी सिस्टम इसकी डिफरेंट पीसीबी के एंट्रीज को फिल करता है, तो प्रोसेस जो है वो न्यू से रेडी स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पीछे वाले में हमने देखा कि एक न्यू प्रोसेस के पास पीसीबी इस वक्त ब्लैंक है, यानी उसके अंदर पीसीबी के अंदर कुछ भी नहीं है, और जैसे ही उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर फिल कर दी जाती है, कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन आ चुकी होती है, इनिशियलाइज उसको कर दिया जाता है, तो फिर ये प्रोसेस एडमिट हो जाता है और उसको रेडी स्टेट में सेट कर दिया जाता है, यानी उसकी रेडी स्टेट सेट हो जाती है। स्केड्यूलिंग एग्जांपल है जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह किसी प्रोसेस की स्केड्यूलिंग करता है। सो पार्ट ए में हम देख रहे हैं, बल्कि इन तीनों पार्ट में हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में मेन मेमोरी का को शो किया गया है। मेन मेमोरी की कुछ पार्टीशन आपको नजर आ रही हैं। नंबर 1 ये जो पहली पार्टीशन है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कोड पड़ा हुआ है, यानी फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शंस के कोड यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके अंदर सर्विस हैंडलर है, इंटरप्ट हैंडलर है और स्केड्यूलर, ये 3 प्रोग्राम इसके अंदर पड़े हुए हैं। सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक प्रोसेस ए है जो इस वक्त रनिंग स्टेट में है, यानी इन कंट्रोल है, सीपीयू इसको टाइम दे रहा है, इसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, जबकि प्रोसेस बी थर्ड पार्टीशन में है जो कि रेडी स्टेट में है और ये वेट कर रहा है सीपीयू के टाइम के लिए, और इसी तरह कुछ और पार्टीशंस भी हैं। एंड लेट्स सपोज किसी पॉइंट इन टाइम पर किसी वजह से प्रोसेस ए ऐसे कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं बी पार्ट में कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंट्रोल है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल शिफ्ट हो चुका हुआ है यूजर प्रोग्राम से, यूजर प्रोसेस से ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। अगर यूजर प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा हो किसी पॉइंट इन टाइम पर, तो इसको यूजर मोड कहा जाता है, और अगर ये कंट्रोल शिफ्ट हो जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ तो फिर ये कर्नल मोड कहलाता है। कर्नल मोड में हम देख रहे हैं आने की वजह तीन रीजन हो सकती हैं। अब एक रीजन ये हो सकती है कि प्रोसेस ने कोई सर्विस कॉल के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है, यानी आईओ रिक्वेस्ट सेंड की है, और उस आईओ के अगेंस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सर्विस हैंडलर है, यानी उसका पीस ऑफ कोड है जिसको अब प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसे मुतवज्जे होगा प्रोसेस ए की जानिब। और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि प्रोसेस ए के अंदर कोई इंटरप्ट आ चुकी हो, ये इंटरप्ट एक्सटर्नल, इंटरनल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोई भी डिफरेंट टाइप की जो इंटरप्ट होती हैं वो इंटरप्ट आ चुकी हुई है। अब इंटरप्ट क्या चीज़ होती है? एक हार्डवेयर जनरेटेड सिग्नल होती है प्रोसेसर के लिए कि वो स्टॉप कर दे इस करंट एग्जीक्यूशन को और मुतवज्जे हो जाए उस इंटरप्ट हैंडलर की तरफ। तो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद उस इंटरप्ट हैंडलर की तरफ मुतवज्जे होता है, उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और तीसरी रीजन जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि प्रोसेस ए से इररेलेवेंटली कोई भी इवेंट अगर हो गया है, सपोज जिसका ताल्लुक प्रोसेस ए के साथ बिल्कुल नहीं है, इररेलेवेंट है बिल्कुल, और वो ये हो सकता है कि प्रोसेस ए का टाइम जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। अब स्केड्यूलर ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट किस प्रोसेस की बारी है, या अब प्रोसेसर का टाइम जो है वो किस प्रोसेस को दिया जाएगा। तो उसके लिए अगेन स्केड्यूलर की तरफ कंट्रोल आएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और ये डिसाइड करेगा कि रेडी क्यू में से अब किस प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाए। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो लेट सपोज प्रोसेस ए के बाद प्रोसेस बी की बारी है, या रेडी क्यू के अंदर सिर्फ 2 ही प्रोसेसेस थे और थर्ड रीजन के मुताबिक प्रोसेस ए की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर दिया गया था। अब ये टर्मिनेशन कुछ ऐसे ही नहीं हो जाती है कि अगला जो है वो प्रोसेस ए की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते करते स्केड्यूलर की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, बल्कि ये कंट्रोल जब शिफ्ट होता है तो कंट्रोल शिफ्ट होने से पहले
प्रोसेस ए की लास्ट इंस्ट्रक्शन जो इस वक्त एग्जीक्यूट हुई थी, उस इंस्ट्रक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं या सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर जो भी डेटा उस वक्त मौजूद होता है जो प्रोसेस ए से रेलिवेंट होता है, उसको प्रोसेस ए के पीसीबी ब्लॉक के अंदर या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव कर दिया जाता है और इस डेटा को कॉन्टेक्स्ट डेटा कहा जाता है। ये कॉन्टेक्स्ट डेटा सेव होने के बाद प्रोसेसर मुतवज्जो होता है प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ एंड सपोज अकॉर्डिंग टू द थर्ड रीजन कि इसका टाइम अप हो चुका हुआ है प्रोसेस ए का, तो स्केड्यूल के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा और स्केड्यूल ये डिसाइड करेगा कि रेडी क्यू में से अब उसके पास सपोज सेकंड जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बी है, उसको सिलेक्ट करता है और इस सिलेक्शन के बाद कंट्रोल आता है, शिफ्ट हो जाता है प्रोसेस बी की जानिब। और अब ये सी पार्ट में देख रहे हैं कि बी जो है वो प्रोसेस बी रनिंग स्टेट में है, इन कंट्रोल है, यानी प्रोसेसर इसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये इस डायग्राम से हमने देखा कि प्रोसेसर की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होती है यूजर से ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। सीपीयू किसी यूजर प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो इसको यूजर मोड कहा जाता है। और जैसे ही ये कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ शिफ्ट होता है, किसी भी वजह से शिफ्ट हो, तो इसको इस मोड को कर्नल मोड कहा जाता है। और हम ये देख रहे हैं पार्ट ए में यूजर मोड है, पार्ट बी में कर्नल मोड है और पार्ट सी में फिर से यूजर मोड आ चुका हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम की पार्ट देखें, लाइक ये वाले पार्ट को अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सर्विस कॉल हैंडलर होता है और हर सर्विस के अगेंस्ट एक पीस ऑफ कोड होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको सर्विस कॉल हैंडलर कहा जाता है। और एज पर रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस इस की तरफ मुतवज्जो होता है सीपीयू और इसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये किसने बताना होता है, ये सीपीयू ने बताना होता है कि किस सर्विस के अगेंस्ट कौन सा कोड एग्जीक्यूट किया जाए। इसके बाद एक इंटरप्ट हैंडलर है, अगेन ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और इंटरप्ट एक प्रोसेस में आने वाले इंटरप्ट के पेश नज़र उस इंटरप्ट हैंडलर को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। थर्डली हम ये देखते हैं कि प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कुछ क्यूज हैं जिनको लॉन्ग टर्म क्यू है, शॉर्ट टर्म क्यू है और आईओ क्यू है। शॉर्ट टर्म स्केजुलर सपोज अगर प्रोसेस ए का टाइम खत्म हो चुका हुआ है तो ये कंट्रोल पास होता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर के पास और शॉर्ट टर्म स्केजुलर अपनी क्यू में से नेक्स्ट प्रोसेस को सिलेक्ट करता है कि अब वो सीपीयू किसको टाइम देगा। और ये जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तो सीपीयू फिर उस प्रोसेस की तरफ मुतवज्जो होता है और उसको रन करता है। जी लास्टली अगर हम प्रोसेस स्केजुलिंग मेथड को देखें तो एक प्रोसेस जब एडमिट हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म क्यू में चल जाता है, यानी यूजर रिक्वेस्ट के आने पर, यूजर की रिक्वेस्ट आने पर कि इसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, इस रिक्वेस्ट को जैसे ही एडमिट किया जाता है तो सीपीयू तो ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म क्यू का पार्ट बन जाता है और लॉन्ग टर्म स्केजुलर इसमें से सिलेक्ट करता है किसी प्रोग्राम को जब उसके रिसोर्सेज या रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं या वो अवेलेबल होते हैं तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर उस प्रोसेस को सेंड कर देता है शॉर्ट टर्म क्यू में। ये शॉर्ट टर्म क्यू के अंदर मौजूद प्रोसेसर्स शॉर्ट टर्म स्केड्यूल के जरिए बारी बारी सिलेक्ट होते हैं और प्रोसेसर उनको टाइम देना शुरू कर देता है। और फिर ऐसा भी होता है कि अगर जब इसको टाइम देता है तो अगर उसमें किसी प्रोसेस को आईओ परफॉर्म करना हो तो फिर उस प्रोसेस को प्रोसेसर सेंड कर देता है उससे रेलिवेंट आईओ क्यू में। डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड डिफरेंट क्यूज बनी हुई हैं, यानी ये एक ही आईओ डिवाइसेस के अगेंस्ट एक ही आईओ डिवाइस के अगेंस्ट डिफरेंट प्रोसेसेस को उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो हर आईओ डिवाइस की डिफरेंट क्यू बनाई जाती है। सपोज दो प्रोसेसर्स को सॉरी दो प्रोसेसेस को कीबोर्ड से डेटा फेच करना है तो वो दोनों ही कीबोर्ड की क्यू में चले जाएंगे। या
मॉनिटर स्क्रीन पर शो करना है, आउटपुट डिवाइस उनको चाहिए, तो दोनों का डेटा जो है वो मॉनिटर स्क्रीन पर शो होना चाहिए। तो दोनों ही इसके उम्मीदवार बन जाते हैं और उनको क्यू में आई दोनों प्रोसेसेस को ही अगर मॉनिटर की जरूरत है तो फिर मॉनिटर क्यू में उसको साइन कर दिया जाता है। अच्छा, किसी पॉइंट इन टाइम पर अगर किसी प्रोसेस की के लिए वो जब वो इस आयो क्यू में पड़े हुए प्रोसेसेस को एज पर रिक्वायरमेंट, जब उसकी रिक्वायरमेंट या जब वो डिवाइस अवेलेबल होता है, तो आयो क्यू में पड़े हुए प्रोसेसेस में से किस प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाएगा, ये इसका आयो का स्केड्यूलर डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस का के अगेंस्ट उसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अगर इवेंट अगर कर चुका होता है, तो फिर ये प्रोसेस रेडी स्टेट में शॉर्ट टर्म क्यू में आ जाता है और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर इसको सिलेक्ट करता है कि कब वो प्रोसेस उसको टाइम देना शुरू करेगा। और इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है हद तक कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और प्रोसेसर उसको इन क्यू से बाहर निकाल देता है, यानी एंड कर देता है। तो ये था जी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आज के लिए इतना ही। आज हमने ये पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक रिसोर्स मैनेजर का काम करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, और यूजर और हार्डवेयर मशीन यानी कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान एक इंटरफेस का काम करता है। फैसिलिटेटर का और रिसोर्स मैनेजर का काम करता है, और ना सिर्फ रिसोर्स मैनेजर का काम करता है बल्कि सीपीयू में आने वाले बल्कि सिस्टम में आने वाले डिफरेंट प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस को भी स्केड्यूल करता है कि कब किसको सेलेक्ट किया जाएगा, किस पर्पस के लिए, या सीपीयू को कब से टाइम दिलवाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, तो उसको लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।